गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रिगोजिन इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। प्रिगोजिन इफेक्ट क्या है? ये कार्टून में खुद अपने आप दर्शाता है। जहाँ एक पालतू कुत्ता प्यूटिन के ऊपर भौंक रहा है और प्यूटिन भौंक रहा है, भाई और कोई नहीं मिला। और इसके बीचों बीच जी जिनपिंग बोल रहे हैं, भाई हमें टाइम आउट दो नो लिमिट्स पार्टनरशिप के बारे में। राइट। ये जो प्रिगोजिन इफेक्ट है, जो म्यूटिनी है, ये काफी प्रॉब्लमैटिक रहा है। और ये जो है इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस काफी हैं। और इसी चीज के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जनरल राज शुक्ला है। गुड इवनिंग जनरल राज शुक्ला, वेलकम टू गना शॉट। Good evening, sir. Thank you so much for calling me. Oh, thank you. So it's a pleasure to be speaking with you once again. What we'll do is I'll just recount the major issues which happened on 23rd June when this whole thing happened, and I'll outline the issues, and then we can take them on one by one. Right? जैसे आपको पता है, सबको पता है कि 23 जून को ये शुरू हुआ था रोस्टोव ऑन डॉन में, when Prigozhin started marching towards Moscow. और ये 24 घंटे मार्च करते रहे। और जहां जो पिक्चर्स आए हैं उससे पता चलता है कि ही हैड द लोकल सपोर्ट इन रोस्टोव ऑन डॉन, जो इसके साथ थे, इसके फोर्सेस के साथ थे। ये 250 किलोमीटर आगे, 250 ना, इनफैक्ट 350 किलोमीटर ऊपर गया है नॉर्थ की तरफ। सिर्फ 200 किलोमीटर मॉस्को पहुंचने में बचा रहा अनअपोज्ड। बाद में कुछ हेलीकॉप्टर्स आए हैं जिसको इन्होंने शूट कर दिया। फिर जाके एक पॉलिटिकल डायलॉग हुआ प्यूटिन, ये वैगनर ग्रुप और बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ। और ये प्रेसिडेंट, ये वैगनर ये का हेड जो प्रिगोजिन है, वो खबर आया है कि ही इज बीन गिवन एसाइलम इन बेलारूस। अभी क्या खबर आ रहा है कि ये बेलारूस में नहीं है, पर ये सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसको पता ही नहीं हमें इस क्या हो रहा है इस तरह। पर दो तीन चीज बड़ा क्लियर आया है कि रशिया के ऊपर कुछ असर होगा, यूक्रेन वॉर के ऊपर कुछ असर होने वाला है। राइट। और चाइना से भी रिएक्शन आया है। और क्योंकि हमारा जो संबंध रशिया के साथ बहुत गहरा है, राइट, हमारे ऊपर भी कुछ असर होगा। इन चीजों के ही बारे में बात करने के लिए मैंने जनरल राज शुक्ला को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि इन्होंने 2-4 दिन पहले कुछ अच्छे ट्वीट्स आउट किए इसी चीज के बारे में, जो मैंने बिल्कुल आउटलाइन में बताया। So I'll request General Raj Shukla. We'll take it in 4 parts. We'll discuss Russia first, the effect on Russia, its power, everything. Then we'll talk of the Ukraine war. Then go to the Russian equations and discuss the impact on China. Right. And lastly, of course, we can discuss the impact on India. So over to you, Raj. Just take it on as far as Russia is concerned. तो सबसे पहले सर आपने बताया कि प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग को वापस पहुंच गए हैं। तो इस जो कहानी है इसका प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग से ही होता है। मैंने सुना 90s में जब रशिया में बहुत लॉलेसनेस थी, तो प्रिगोजिन जो उस टाइम जेल में थे, ही वाज कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट, बर्गलरी, स्टीलिंग एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स, उनको निकलवाया जाता है जेल से और ही स्टार्ट सेलिंग हॉट डॉग्स in St. Petersburg, I believe a chain of hot dogs. और उसी समय उनकी दोस्ती होती है श्रीमान प्यूटिन जी के साथ। And now to cut a long story short, that friendship really grows. Prigozhin comes to Kremlin as a chef. थोड़ा हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा होगा। प्रिगोजिन जो है वो क्रेमलिन में आते हैं उनके शेफ के तौर पे, और जो बाहर से लोग आते हैं, एक बड़ी मशहूर तस्वीर घूम रही है जहाँ वो बुश को खाना परोस रहे हैं, तो क्रेमलिन में आते हैं और प्यूटिन के बड़े निकट हो जाते हैं। तो और ये जो आपने वाकयात बताया, या 23 या मेरे ख्याल से 24 जून का, इसके दो पहलू मेरे को नजर आते हैं। एक तो वो कि भाई क्या ये जो रशियन पावर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ दरारें पड़ रही हैं, उसके बारे में है। और दूसरा जो
सबसे महत्वपूर्ण या उससे भी महत्वपूर्ण जो पहलू वो ये है कि रशिया ने कैसे ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज का इस्तेमाल किया एज ग्रे जोन इन जियोपॉलिटिक्स। अब उस पे अगर हम नजर डालें तो वी विल अंडरस्टैंड द लार्जर स्ट्रेटेजिक या फ्रंट। आई एग्री विद यू, क्योंकि इन्होंने सीरिया में भी इस्तेमाल किया, इन्होंने अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया और बहुत सारा इस्तेमाल किया। इसीलिए तो मैं, सिंस यू अंडरस्टैंड दिस, मैंने बुलाया ताकि एवरीवन नोस व्हाट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी। तो ये जो ग्रे जोन इन जियोपॉलिटिक्स है सर, ये एक बड़ी अद्भुत चीज है। तो क्या किया रशिया ने, इन्होंने ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज क्रिएट की, वैगनर के जैसे और भी कंपनीज हैं। मैंने सुना मेयर ऑफ मॉस्को भी की भी कुछ कंपनीज हैं, जनरल शोइगु की खुद की कंपनीज हैं, खुद कंपनी और या एक कोई सज्जन है जो उनके मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को रन करते हैं। एक मेरे ख्याल से सिगोर आइशेव हैं, वो जो रोस्नेट है ऑयल का जो एम्पायर है उसको रन करते हैं। सो इट इज डन देयर। बट ये जो ग्रे जोन का सिलसिला है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और हमको समझने की जरूरत है। मैं बताऊंगा क्यों। तो ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्रिएट करते हैं और इसको आई मीन रशियन मिनिस्ट्री फंड भी करती है। बट देखिए इसकी ये जो वैगनर है इसकी तरक्की किस तरह से होती है। वैगनर ऑफ कोर्स उसके जो आप मेन जो उसकी डिलीवरी है रशियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में, सबसे पहले तो यूक्रेन में है, जहाँ 50,000 कॉन्विक्ट्स को जेल से निकाल के इस इंश्योरेंस पे कि साहब आप आइए 6 महीने लड़िए, अगर आप बच जाएंगे तो आप घर जाएंगे और आपके सारे खून माफ। ब्रिलियंट। और ये 50,000 लोग अच्छा काम करते हैं। बखमूट में इनका बहुत भारी योगदान रहा है, सो टू कंट्रीब्यूशन टू टैक्टिकल विक्ट्री। तो मोबिलाइजेशन, बखमूट, फिर सीरिया में इन्होंने दे वर कॉल्ड द हंटर्स ऑफ द आइसिस, बहुत बढ़िया काम किया। और सीरिया में प्रिगोजिन, ये जो दूसरे हमारे जनरल हैं सुरोविकिन, इनके साथ काम, सुरोविकिन, और जो अभी गायब हो गया अभी। हाँ, तो दैट एक्सप्लेन्स द क्लोजनेस, जो निकटता थी सुरोविकिन और प्रिगोजिन के बीच में, वो सीरिया से है। और ये दोनों दे वर मोर डायनामिक, दे वर एंटरप्रेन्योरियल इन थॉट। और ये जो शोइगु साहब हैं और Gerasimov, these are those old world generals, bureaucratic process। तो इनको, इन दोनों में ये टकराव था, बहुत दिनों से चल रहा था और अभी ये उभर के आया है। बट जो रशियन फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये वैगनर जैसी कंपनीज को जानबूझकर दे वर प्लेस्ड इन द इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर, सो दैट ऑब्वियसली यू डिनाई, देयर इज दैट प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। और दूसरी बात थी कि वो जो कॉस्ट थे, जो बॉडी बैग सिंड्रोम है, अगर सोल्जर्स प्रोफेशनल आर्मी से में उनको मतलब वो शहीद हो जाते हैं और जब वो वापस घर आते हैं, सो देयर इज एन इमोशन अटैच्ड टू इट, देयर आर पॉलिटिकल कॉस्ट्स। लेकिन अगर मर्सनरीज आते हैं तो लोग कहते हैं साहब ये तो खुद ही लड़ने गए थे, they were mercenaries। So both for plausible deniability and for reduced political costs, रशिया ने बढ़ावा दिया वैगनर को। उन्होंने बड़े मतलब कमाल किया सीरिया में, लिबिया में, चेचनिया में, क्रीमिया में, जहाँ they were called the little green men, and so they served Russian foreign policy very well। रशिया का एक और पहलू रहा है that it is always punched above its geopolitical weight। जितनी उसकी इकोनॉमी की ताकत वगैरह है उससे कहीं ज्यादा it seeks to be a power। तो साथ साथ उन्होंने अपने ये प्रिगोजिन साहब ने अपने इन्फ्लुएंसर्स बढ़ाए, ट्रोलिंग फार्म्स क्रिएट किए, ब्लॉगर्स बढ़ाए। इसका इस्तेमाल 2016 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में भी किया गया। और अब अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, सूडान में मैंने सुना दे गॉट, वो जो गोल्ड बिलियन डिपॉजिट्स हैं उनके जरिए दे ब्रॉट $130 million इनटू द रशियन इकोनॉमी, जब उन पे सैंक्शंस लगे थे। और आप देखिए $350 बिलियन के सैंक्शंस और $130 बिलियन आपको वैगनर दे रहा है। So overall, it became a very useful instrument in Russian strategic foreign policy। US के खिलाफ इनके जितने operations थे mining में, so they were giving security to African leaders and given mining
राइट्स इन कॉन्सिक्वेंस। असाद को जब इन्होंने बचाया सीरिया में असद की सरकार को, दे वर फर्स्ट गिवन 2 ऑयल माइंस, दे मेड प्रॉफिट्स, टुडे आई एम टोल्ड दे हैव 22। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज का, जो ग्रे जोन जियोपॉलिटिक्स में, इट सर्व्ड रशियन इंटरेस्ट वेरी वेल। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है बखमूत में, वेयर, या उसके साथ साथ जब इनका क्या कहते हैं, इनका जो स्टेचर है प्रिगोजिन का बढ़ने लगता है रशियन जियोपॉलिटिक्स में, देन ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द यूक्रेन ऑफेंसिव। ही सेज भाई ये क्यों लड़ा गया अगर हमको ऑफेंसिव नहीं होना था, एंड देयर ही स्टार्ट्स कर्सिंग शॉइग एंड ही स्टार्ट्स कर्सिंग जेरासिमोव पब्लिकली। मतलब एकदम पब्लिकली वो उनको, मतलब क्या उन्होंने गालियां सुनाई हो। एक बड़े महत्वपूर्ण उसमें उन्होंने हैप्पी ग्रैंडफादर की बात की। हैप्पी ग्रैंडफादर आई एम टोल्ड इज अ निकनेम ऑफ प्यूटिन। प्यूटिन का भी जिक्र करने लगे खुलेआम, और फिर उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि जो उन्होंने 24 जून को किया, दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। जैसे आपने जिक्र किया सर, वो रोस्टोव में आते हैं, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जो यूक्रेन संभाल रहा है, और फिर आप साहब वहां से अपने टैंक्स दौड़ाते हैं, एंड ही शॉट डाउन 5 हेलीकॉप्टर्स एंड टोल्ड 1 एयरक्राफ्ट। ये बड़े, मतलब, सो टू दैट एक्सटेंट इट डिड पॉइंट टू कुछ दरारें जो रशिया की जो पास स्ट्रक्चर्स में। और इसमें अचंभे वाली बात ये है कि जीआरयू ने रिस्पॉन्स नहीं किया। रशियन मिलिट्री में बहुत लोगों का कहना है साहब वो देख रहे थे कि किस तरफ हवा जा रही है, अगर हवा ज्यादा बह जाती तो शायद प्यूटिन साहब भी बह जाते। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। सो दैट इन दैट सेंस इट इज वरिंग। बट जिस तरह से उसके बाद प्यूटिन ने काम किया, मेरे ख्याल से नाउ इन हाइंडसाइट इट इज अ फार्सिकल म्यूटनी। प्रिगोजिन एक्सीडेड हिज ब्रीफ और उनको उन्होंने कब्जा कर लिया है। और दूसरी बात ये थी कि जैसे इन्होंने देखा कि वैगनर का जो रोल बढ़ रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा था, इनकी पॉलिटिक्स को नुकसान हो रहा था, तो हम सबको पता है इन्होंने वो एक डेडलाइन दी थी 1 जुलाई की कि इन सबको, जितने भी ये प्राइवेट मिलिशियाज हैं, आइदर दे डू एन एग्रीमेंट विद द रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस या वो जाए। और उससे डायरेक्ट खतरा प्रिगोजिन को था, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल एम्पायर था उनका, साहब आपने देखा होगा टीवी पिक्चर्स में, ही हैड अ formal headquarters. It is also like the Microsoft headquarters. So he had really become a MNC. और वो इनको मंजूर नहीं था, वो एक दूसरा टकराव था। और दूसरा इंटरनेशनल क्या कहते हैं जो है, उसमें भी क्रिटिसिज्म था कि साहब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ग्रे जोन और प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, इस पे कुछ पकड़ करनी है। बट अचंभे की बात ये है कि जब 24 जून को इस पे इन्होंने काबू पा लिया, the very next day Lavrov goes on TV and says no, our Wagner is resurrected, we will continue to, it will continue to have interest in Africa, क्योंकि आपने जो साहब वहां एम्पायर स्थापित किया है वो लोग पूछ रहे हैं अब हमारा। so now it's a little complicated, so I think मेरा ये समझना है कि ये प्रिगोजिन को खत्म कर देंगे, Wagner will still remain, this whole concept of private military companies in the gray zone of Russian statecraft will remain। अब किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं ये देखने वाली बात है। एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हमको इसमें से सीख ये मिलनी है कि आप देखिए रशिया एंड चाइना, हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग ग्रे जोन पॉलिटिक्स, ग्रे जोन स्टेट क्राफ्ट, ग्रे जोन जियोपॉलिटिक्स, ग्रे जोन वॉरफेयर। इसमें मैं ये, जैसे हम और आप या जितनी इंडियन मिलिट्री, वेस्टर्न मिलिट्रीज हैं, वी आर फ्रॉम द क्लॉजविट्ज स्कूल ऑफ थॉट। क्लॉजविट्ज साहब कहते हैं दैट ट्रिकरी आर वेपन्स ऑफ वीक, Confucius says they are weapons of choice. Russians say they are weapons of choice. तो ये जो स्टेट क्राफ्ट में ये जो ग्रे जोन का असर है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और हमारी स्टेट क्राफ्ट में भी ये थोड़ा, ये जो साम दाम दंड भेद है, इसको लाना पड़ेगा। The strategy has to come into our picture. You know, I have read an article, in fact a couple of articles, जहाँ ये बताया जा रहा है that China has also used a lot of these private military contractors for their interests in Africa. और they have used the head of the Blackwater, जो Blackwater group है, which supported USA अफगानिस्तान में और इराक में, उसी को इन्होंने खरीद लिया, क्योंकि ब्लैकवाटर अभी डिसॉल्व हो गया, एक नया उसका नाम मिल गया, और जो उनका हेड है प्रिंस, ही इज वर्किंग फॉर चाइना, एंड चाइना का जितने ओवरसीज इंटरेस्ट हैं वो आउटसोर्स हो गए।
तो यही बात जो आप बोल रहे हो कि दिस एक मैं एंटायर छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं सर। चाइना या ग्रे जोन एक और ढंग से कर रहा है। उसका जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट हाँ गार्ड वो में भी बड़ी जो शिप्स हैं, देयर टनेज एक्सीड्स इट्स अमेरिकन फ्रिगेट्स। So यस actually the coast guard is like a navy. So we नेवी think it is there is a एक इंग्लिश का फ्रेज है बहुत बढ़िया है कि हम और आप इंडिया कोस्ट गार्ड को इस्तेमाल करते हैं फॉर कोस्टल सर्वेलेंस। चाइना यूजेस द कोस्ट गार्ड फॉर मैरिटाइम कोर्जन। यस अभी देयर नो डाउट ये जो चीजें हैं ये हमको समझनी है रशिया चाइना या के। आई कंप्लीटली एग्री विद यू राइट। इसके साथ साथ ये है कि हालांकि आज के दिन ये रशिया में जो भी हुआ है वो यू नो देयर इज अ लिड पुट ऑन इट और इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस नहीं है। डू यू थिंक देयर विल बी अ इफेक्ट ऑन द ओवरऑल पावर प्रोजेक्शन ऑफ रशिया? खास करके इसीलिए बता रहा हूँ, डू यू थिंक प्यूटिन इज वीकेंड अ बिट और इज ससेप्टेबिलिटी ऑफ हिज रूल कम टू फोर? मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल परसों जब वो एससीओ में उन्होंने बात किया, दिस टॉक वाज ऑल डिफेंसिव. It was all talk was about that Russia will continue and this and that and all that. There was nothing earth-shaking beyond that. How do you see this power or structure within Russia? Because that's going to affect many things. It's going to affect the Russia-China equation. It's going to affect the Ukraine war, which we'll speak of next, and it's going to affect us also. पहले सर दो शब्द प्यूटिन पे। Yeah, जैसे आपने पूछा, I think the best way to describe Russia is as a weak big power. It is a yeah, big power, but it has got yeah. many weaknesses. Yeah, But and it's also a gas station with nukes. of A course, big big power with a gas station with gas, nukes. बिल्कुल सर। तो अभी इसमें जहां तक प्यूटिन का सवाल है, वी ऑल नो सर ऑफ हिज केजीबी बैकग्राउंड, हाउ ही फेल ह्यूमिलेटेड इन बर्लिन। तो उनमें हमेशा से ये एक सोच रही है कि दोबारा ही हैज टू गेट रशिया बैक ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। इट इज वन ऑफ हिज ड्रीम्स कि रशिया को दोबारा एक वो पार बनाए जैसे सोवियत यूनियन का जो Yeah, स्थान था कोल्ड वॉर में। उस सिलसिले में आपने देखी इन्होंने जो क्रीमिया, जॉर्जिया, चेचनिया, और इन्होंने देखा साहब बहुत बढ़िया है ये वेस्ट जो है ये रूल ऑफ लॉ करता रहता है और कुछ करता नहीं। और ये खुद ले रहा है. He's दैट आई expanding himself. emboldened him to do यूक्रेन। अभी रशिया से द वे रशिया's पॉलिटिक्स इज मेड आउट, उनके जो ओलिगार्क्स हैं, कुछ प्यूटिन के दोस्त हैं, जो दोस्त में ही दुश्मन शामिल हैं। सो इट इज दोस क्लोक एंड डैगर पॉलिटिक्स, दे आर ऑल वेट एंड वॉच। बट 24 जून को मेरे को ऐसे लगा कि कुछ खतरा था, बट उसके But बाद now it is. जिस गर्म Yeah, जोशी से प्यूटिन ने उसका सामना किया, आई थिंक ही हैज टाइडेड ओवर इट फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल for the time being. Yeah, जो but मुश्किल yeah, knowing the cloak and dagger of Russia, we don't know what's you can't really predict the future, बिल्कुल। right? अब जो उनकी जो किस्मत है, पॉलिटिकल किस्मत, वो जुड़ी हुई है डायरेक्टली जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसके साथ। His Yes. fortunes are tied to what is happening With- there. Yeah. अब उसमें सर जो मेरा मूल्यांकन है या मेरा जो अनुमान है वो Yeah. इस तरह से, as how do things stand today, ये इस युद्ध की समाप्ति दो चीजों से हो सकती है। Either Ukraine recaptures that 23% of territory in those 4 oblasts which is held by Russia. So that means the counter offensive has to succeed. Counter offensive जो है वो पूरी तरह से उसको सफल होना पड़ेगा। और दूसरा, भाई यूक्रेन न्यूट्रलिटी मान जाए। प्यूटिन की ये शर्त है कि साहब यूक्रेन न्यूट्रल होना चाहिए। पहले उसने बोला है। और इस जो दृष्टिकोण है इससे इंडिया भी सहमत है। इंडिया also says कि भाई the West brought NATO too close to the borders and that could be a reason. अब दोनों चीजें देखिए सर, युद्ध के वजह से यूक्रेन तो और जोर दे रहा है नेटो में शामिल होने के लिए। अब वो कह रहे हैं साहब पोलैंड को, आप फिनलैंड को शामिल कर लिया, स्वीडन को शामिल कर लिया, हमको क्यों नहीं कर लीजिए। वो ज़ेलेंस्की ने आजकल ये बोला है। हाँ बिल्कुल, ज़ेलेंस्की has just made that statement. बिल्कुल। और ज़ेलेंस्की, जैसे आप कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने ये भी बोला है कि no talking to Putin till I get back my territory. Get back, yeah. अब where is the counter offensive poised? मेरी समझ में सर, the way counter offensive is poised, Russia is winning. अभी I would like to hear your views
जस्ट लेट मी स्टेट व्हाई आई से सो। तो जो ये वेस्ट शुरू में से रशियन आर्मी की जो हमने हालत देख ली, बड़ी खराब हालत थी, उस पर आप टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन ने जो रीग्रुप किया पिछले विंटर्स, ऐसे लगने लगा कि भाई जब उन्होंने खार्किव लिया, खरसन वापस लिया, कि शायद यूक्रेन जीत जाए। सम वहां पे वेस्टर्न हेजिटेंसीज फिर शामिल हो गई। प्रॉब्लम विद द वेस्ट इज हेजिटेंसीज। पोलैंड ने प्रॉमिस किए 14 टैंक, दिए 9। They kept wondering कि भाई should we give ATACMS, should we give long range shadow storm or whatever, दिया नहीं। अभी ये हालत हो गई है सर, मैंने सुना कि पिछले एक महीने में यूक्रेन ने has lost 25,000 soldiers in the counter offensive, 2 लाख पहले के, and they have captured very little territory both in the west। और उसका मेन रीजन ये है कि what is now happening on ground, it's a battle between Bradleys and Leopards challengers on one side, and Russia with its persistent surveillance and precision fire। अब ये एक बड़ी समझने वाली बात है। their persistent surveillance means लगातार 24 घंटे along with precision fire is not letting Ukrainian troops advance। Now this is where their battle is stuck, unless, and this is, I think, sir, the first counter-offensive in modern history which is being undertaken without air power। बेचारे यूक्रेनियंस के पास एयर पावर ही नहीं है, and the West is hesitating to give long-range missiles। Now, unless you have some long-range firepower to hit their logistics, headquarters, reserves, this you can't win. is written. And the lesson in our context is we need to create this precisionary. We need artillery of all ranges. It is absolutely critical। In fact, now it is very much an artillery war, and it is turning things around। Yeah, I have no doubt about what you are saying, and this is what हर बार मैं बोलता रहता हूँ। Tomorrow's game is about controlling the depth areas। If I transpose, अगर वो इलाका हम तिब्बत के ओर ले आए, राइट, क्योंकि तकरीबन उतना ही जगह है, और डाउन लाइन, और अगर आप you equate the Himalayan crest line together, it's almost the same distance। जब तक आप अंदर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे चाइना के वहां तक आप रीच करके यू कैन नॉट कंट्रोल दैट एरिया बाय फायर एंड प्रिसिशन फायर एंड सर्विलेंस, वी आर इन ट्रबल। इसमें मेरे को दो राय नहीं है, राइट। टुमारो if you don't have artillery, you don't have the firepower to reach into its depths, especially in Himalayas where use of air power is questionable because of weather, right? We are going to be in problems, and I think that is a major issue। Our ordnance factories have this challenge of converting all our dumb munition to precision munition, which means marriage of explosives with microelectronics। We really need to invest in this। जब तक हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, artillery fire will not be। और दूसरी बात ये है, मेरे को ये समझ में नहीं आती है बात, ये जो पश्चिमी हिचकिचाहटें हैं, their hesitancies, कि साहब वो कहते हैं if we give them long range weapons, TNWs, अरे you don't need to go that way, you can go into Crimea। Crimea is yours। Yeah, Crimea so I say that Ukraine is losing this war because of Western hesitancies, good old Western hesitancies, and therefore Putin is back in business। Right. Yeah, I agree with you there, but let me give you एक और पहलू मैं देता हूँ। देखिए, ये युद्ध मेरी तरफ से ये ज्यादा आगे पीछे नहीं बढ़ने वाला है। क्यों? रशिया में भी क्षमता नहीं है, और चाहे उनके पास एयर पावर हो या फायर पावर हो या प्रिसिशन हो या कुछ भी हो, आपने देख लिया पिछले एक साल से वो द फ्रंट हैज नॉट मूव्ड। ओवरऑल सेंस हमें ये मिलता है कि यूक्रेन कांट विन, यूक्रेन कांट लूज, रशिया कांट विन, रशिया कांट लूज। दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेलमेट, और इसका एक पॉलिटिकल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली NATO एंड USA इज नॉट अलाउइंग यूक्रेन टू विन और लूज, जो आपने बोला हेजिटेंसी दोनों। तो इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल आउटकम व्हिच इज नॉट देयर। तो इस हिसाब से देखे जाएगा, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो यूक्रेन वॉर है, आई थिंक इट्स गोना कंटिन्यू फॉर सम टाइम।
एंड आफ्टर ऑल इसका जो प्रॉब्लम है, जो मिन्स्क वन मिन्स्क टू टू ये मैदान रेवोल्यूशन से शुरू हुआ है, तो 8 साल तो हो गए, 8-10 साल, और मेरे ख्याल में कम से कम 1-2 साल तो और चलेगा ही चलेगा। आपका क्या राय है इसके ऊपर? तो इसमें आपने बिल्कुल एक बहुत मतलब जिसे कहते हैं पॉइंटेड क्वेश्चन रेज किया है। उसको मैं दो चीजें कहना या चाहूँगा। एक चीज ये है सर कि रशिया हैज गॉट 23% ऑफ यूक्रेन टेरिटरी विच इट इज होल्डिंग एंड इट इज एनेक्स्ड। दे हैव या डन अ पॉलिटिकल एनेक्सेशन। अब साहब जेलेंस्की हैज टू गेट दैट बैक। उसके वापस लेने में एक और हिचकिचाहट है। मैंने सुना कि यूक्रेन इज स्पेंडिंग consuming about 110,000 rounds in 10 days. And the great American military industrial complex can produce स्ट्रगलिंग, only 100,000 rounds in a month. So the स्ट्रगलिंग। Western military industrial complex is failing. जो रशिया में है, their abilities in the sophisticated technologies has been sanctioned, but जो crude military industrial complex या दे है, हैव इट। उनका ये वो बढ़ रहा है. Their factories are growing. So once again, like in World War II, Russia has proved to be very resilient. या And देयर इज नो if डाउट they ऑन दैट। can hold this 23%, they have won. And if they या have won, they have won. आई What is Zelensky's future? If he doesn't आई get this back, even Zelensky may be in trouble. आई एग्री विद यू, ये देखने वाली बात है। ऑन फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ऑन गेटिंग एरिया जो कब्जा करने में, रशिया ने ये जो इलाका जो कब्जा कर लिया है, ये वापस नहीं करेगा। वहां तक तो उनको जीत हो ही गया है। और ये भी बात है कि ये जो 23% उन्होंने अभी कब्जा कर लिया है, इसके 50% पहले भी इनके कब्जे में था, इन सम इनडायरेक्ट फॉर्म, राइट, स्पेशली इन डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। ये कर्सन एरिया इन्होंने they've occupied some area to the north, right? That will not happen. But this war won't end. That's my thing. The war won't end, and ये चलने वाला है कुछ दिन, क्योंकि अगर ये वैगनर ग्रुप ने एक चीज को आप सबको दिखाया, हम सबको, कि रशिया ऑल्सो डज नॉट हैव मेनी फोर्सेस बिहाइंड, राइट? एंड इनके जो फोर्सेस हैं, अगर एक वैगनर ग्रुप इसको पूरा डिस्टेबलाइज कर सकता है, इसमें और भी ग्रुप है, वो भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। रशिया का भी ये इंटरनल प्रॉब्लम्स, अभी तो हम बोल सकते हैं कि पुतिन का सब कुछ ठीक ठाक है वगैरह वगैरह, बट देयर इज अनसर्टेनिटी। सो लेट अस सी। एक चीज, यस, वी कैन, दिस होल स्टोरी विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। ओके, वेल, I don't see a political outcome also, do you? Can I just add something, sir? Yeah, please. And then we'll wrap this portion up. Yeah. Political outcome of this war is linked to how things transpire militarily. जो युद्ध क्षेत्र में होगा उसका असर होगा, और मैं आप बताता हूँ क्यों सर। मेरे समझ में पुतिन साहब का इनिशियल एम था कि साहब जल्दी 72 घंटे में कीव को कैप्चर करो और जेलेंस्की को पावर से निकालो, बिकॉज जेलेंस्की इज दैट थ्रेट। अभी अगर काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नहीं होता है, जेलेंस्की अगेन गोज आउट ऑफ पावर, तो जेलेंस्की विल लूज पावर आफ्टर 2 years, and that is why I'm saying that the West must step up their aid if Zelensky is able to, it has to, this counter offensive is extremely critical. जो आपने वैगनर की बात की सर, मेरा समझना ये है कि वैगनर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी यूक्रेन थी नहीं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीरिया, लिबिया, अफ्रीका में थी। यूक्रेन में उनके मैंने सुना 25,000 ट्रुप्स हैं। अभी ये जो डील हुई है उसमें बहुत से 25,000 तो रशियन मिलिट्री में शामिल हो जाएंगे। सो दे विल सीरियसली नॉट गो टू बेलारूस। बेलारूस में मैंने सुना कल बेस में कोई भी नहीं आया है अभी तक, तो ये वहीं शामिल हो जाएंगे, और अगर ये वहीं शामिल हुए तो यूक्रेन के लिए खतरा और बढ़ जाता है। नहीं, इसमें दो राय नहीं है, दैट द बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर जो है वो अभी रशिया के पास है, पर सवाल ये है कि क्या रशिया के पास उतना पावर है कि वो जीत सकता है वो
that's a question. जीत यही है कि साहब ये जो 23% है ये कहेंगे दैट ना यही वो तो ठीक है, नहीं उसमें तो दो राय नहीं है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है। अल्टीमेटली विल ऑल दिस लीड टू अ पॉलिटिकल सेटलमेंट? अगर सेटलमेंट नहीं रहा, इट विल बिकम अ सल्टरी वॉर, ये चलता रहेगा। वो आपका मानना क्या है? ठीक राइट, ओके। इट अगर मे ये बिकम चलता, कोरियन आर्मिस्टिस करेक्ट व्हाटएवर। या वो उस तरफ अगर ऐसा चलता गया, तो ये तो सोचने वाली बात है, और इट्स अ डेरिवेटिव कि रशियाज ओवरऑल जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग विल कीप गोइंग डाउन, एंड जो रशिया और चाइना का जो इक्वेशन में है, रशिया विल कीप बिकमिंग द जूनियर पार्टनर, and it has an effect on the Sino-Russian equation. And in fact, जब when I we talk of the Sino-Russian equation, मैं दो चीज के ऊपर आपका राय जानना चाहता हूँ। एक तो Sino-Russian equation डायरेक्ट, ये इनका पार्टनरशिप कैसे उभर के आएगा। दूसरी बात, चाइना के ऊपर ही कैसे ये असर होगा, राइट? बिकॉज देर आर, क्योंकि जो आज रशिया में हुआ है वो चाइना में भी हो सकता है, क्योंकि चाइना में भी जी जिनपिंग ने अपने अपने लॉयलिस्ट को लगाया है। हो सकता है उसके अंदर भी कोई प्रिगोजिन निकला है इनका क्या पता है ऑटोक्रेसीज का, राइट? So what will be the internal effect on this entire effect on China? These two things, if you could, we could talk about. सबसे पहले लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट दिस Yeah, रिलेशनशिप बिटवीन रशिया। yeah. इसमें Whichever way you मेरा want to take it. मेरा मानना ये है सर कि और बहुत लोग इससे सहमत नहीं है, बट मेरा मानना ये है दैट वी आर वेल एंड ट्रूली इनटू कोल्ड वॉर 2.0। Yeah, that This Cold War I second you completely. China is the senior partner, जैसे आपने कहा रशिया is the junior partner, but Ukraine may be the first hot war of Cold War 2.0, and the second thing could be Taiwan, could be the LAC. So Yeah, we one of the two. both have to monitor this very carefully and draw our lessons from this. दूसरी बात गौर करने वाली बात ये है सर कि there does seem to be declining support for the Americans in the international system, which is worrying, which we should be careful of. But the reality is that, मैं आपको एक statistic देता हूँ. I'm told that out of 170 countries in Africa, West Asia, Indo-Pacific, Latin America, only 5 countries have joined the sanctions against the West. Yeah, the sanctions are gone. No, to me this was amazing. Ki 165 countries are either hedging their bets with the Americans or they are neutral, which means Russia and China do seem to have great support in the global south in these places. और बहुत लोग वहां ये कहते हैं साहब कि देखिए रशिया चाइना में भी ऑटोक्रेटिक, बट वो हमको उपदेश नहीं देते, वो हमको वो देते हैं जो हमको चाहिए। I go with what you're saying. जो आप बोल रहे हो वो. So I'm just pointing to the shifting balance of power in this new Cold War. Yeah, while of course America has the lead, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, but the lead is not as much. The lead is not. Well, that's again a debatable point. You said the lead is not that much, but जो खबर चाइना से आ रहा है उससे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि the lead is, China is closing on the gap, right? अब ये इसमें no, we might look. The point is, there are economic reasons, right? There are economic reasons, and China's economy is not going to grow. It's not going to grow the way it was growing earlier, one. And if you take any metric of economy, it's at best going to grow at 2-3% or stagnate off, and that's how it is, and that's the way it is. So to that extent, of course, इसमें कोई दो राय नहीं कि China is militarizing heavily. They're going heavily geopolitical with their GSI, their GDI, and their civilizational initiative, and they're going diplomatically on a high this thing. But then, just to engage more with this, मैं आपको दो आंकड़े देना चाहता हूँ. In Cold War I, we at no stage did the Soviet economy
come even was it was not even 50% of the American economy. Yeah, that is always known. Today, see what the status. And secondly, Yeah, now just see in technologies, there is a ORS study in 44 leading technologies, leading emerging technologies, technology and subsets. I was amazed, 37 China leads. So again, technology, ये again, हर क्षेत्र again. में China does seem to be No, doing no, far I better. have So, no. Look, I mean, again, that's contentious for the simple reason that in core technologies on which these technologies are dependent, China doesn't have anything, right? so That no, that's the game. That's the it's a game. good debate. मैं आपको That's the दो और game. आगे आप कदम पे. No, no, that's the game. If China doesn't get semiconductors tomorrow, none of its other plans will go, right? There are a lot of things which are told about the Chinese space program because that's the next frontier, because everything depends on energy and the whole game in space is energy, right? And fusion. On that, let's not have any doubt, China is nowhere near because the enveloping thing is with USA. So to say that, while I grant everything to China, to say that China is going to take over and get ahead is a little premature. No, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ. मैं Yeah, ये कह रहा हूँ sir that every time we write off China, we I'm should not be writing off China. not write off. What I mean, we say that China will not. I will be careful. I'll give you two more piece of statistics just to buttress my argument. You may well be right, sir. कल का क्या पता क्या हकीकत Yeah, हो yeah, जाए. yeah, You that's okay. may Yeah, not be right. But just the argument. So I'm quoting the U.S. Undersecretary for R&D. He says that from idea, operational idea to inventorization, अगर यूएस 17 साल लेता है आज, चाइना see, 7 साल लेता है. 770. I agree with all these statistics completely. So it is not I only technology innovation, it is what is coming out of the operational Uh, I, pipeline. I don't think so. That's the thing, the facts on ground. If you see their economy today, if you see their everything today, at some point of time, there's dead economy in that country, and that dead economy can't go anywhere, and that's a huge problem for them in terms of their over infrastructure and their empty housing. They just can't take off. There's a limit to where they can fund themselves. Technology needs funding, and their technology is not being sold or exported. That's the problem. They're using it internally. When you do it internally, you have to fund it. Where's the funding coming from? It's not. They've got problems. You can discuss it separately offline. But I'm more interested in how will this affect the entire Chinese system itself? Because there are reports, right, from China, which I'll show a little later. वो बोलते हैं कि भाई रशिया के जो इक्वेशन है we need to calibrate it, recalibrate it, right? They are worried, and also the Russia-China trade has plateaued. Are surfacing because of this Prigozhin effect. Those things were not spoken of इससे पहले, right? While and after this, that started, right? Let's leave that as it is. That there is going to be a dent in this entire business, and this whole reset has to take place. And that the fact that ये जो reset नहीं हुआ है, that was जाहिर था ये SCO meet में, right? And that reset has not happened because whatever Xi Jinping said in the SCO meet, it was almost negated by India. Whether it was his economic cooperation thing, which was rhyming with his global development initiative issues, or the BRI, and or the person who came and sided with India in this was Iran. Iran, which was thought to be, completely with China on the BRI and everything, is the one who has said no to BRI. So let's not give too much to China. We'll give hell of a lot to China because that's our biggest problem. But उतना ही इसको देखना पड़ेगा, right? My last question before we take on some this thing is, or the last issue which we want to discuss, कि ये जो what will be the effect on India, considering that
the ties we have with Russia and the dependencies we have on Russia of this Prigozhin affair. So, I mean, my thesis is this, sir, that if we look at the world order, Yeah, I look at it as a weakening unipolar order, where yep, yeah, that's US is, fine. I mean, it is still up there, but it is But yeah, being I agree with you. Yeah, declining in some ways. China is catching up, or at least there is a grim contest. तो इन दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट जो है, इनफैक्ट there's a lovely paper by Jared Cohen, or not Jared Cohen, Cohen, but not Jared, yeah, on geopolitical swing states. Now that's a very good argument, and वो इंडिया के बारे में भी बहुत अच्छी बात कहता है. He says now countries like India, because of their position in supply chains, economic prowess, visionary leader, all many issues, they have an agency of their own. And that agency is so powerful that it allows them to be autonomous in ways which was never possible in the past. sort For of example, earlier. Yeah, I agree. non-alignment. In a globalized world today, you can't be non-aligned क्योंकि आपको एक चीज एक ब्लॉक से चाहिए, एक चीज एक ब्लॉक से चाहिए. But you can be a very clever swing state. And India is uniquely placed. तो मेरा ये मानना है सर कि now, given China's status, Russia's position as some kind of a declining big power or a weak big power, it has some pluses, and I'm not undermining उन्होंने 1971 में क्या किया, a lot of strategic partnerships, we must never forget that friendship, but yet we must acknowledge the reality. And in that context, sir, मेरे को ये लगता है that we must, जो हम US के साथ कर रहे हैं अभी, there is great scope for strategic convergence without either rocking the boats of strategic autonomy or falling lower into an alliance. वो करने की जरूरत नहीं है. Today India is very powerful, 141 crores. इसमें doubt नहीं है. तो हमको कोई घुमा सकता ही नहीं. In that confidence, I think our technological convergence with the US must grow to create deterrence in the Indo-Pacific. And I would like to just distinguish here. Deterrence is not designed against anyone. I am just securing. Yeah, I agree with you. I completely agree with you. लोग ये बात करते हैं साहब कि will Americans come and fight for you? Why should they? We don't need why them. should they? All we need is their technology, और operational collaboration की बात ही नहीं हो रही है. We keep our options open, but deterrence will. And therefore, sir, these two deals, 4 things which happened during the Prime Minister's visit: the MQ-9B, the engine deal. What is not talked of is ISET. It could be game changing. उसका असर तो US nuclear deal से ज़्यादा हो सकता है अगर. Raj, Raj, this is exactly जो कल हम I spoke with General Satish Dua on this, right? So and my next show, my next show, मैं हम जो करने वाले हैं अगला हफ्ता is on ISET alone. कि ISET and innovation bridge कैसे, how do you leverage it to take you to the next level? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो just to make this point. Yeah. ये जो MQ-9 डील हो रही है या होगी, उसमें सर the General Atomic has signed a contract with an Indian startup. The Indian startup is making the laser designator there. Correct. Spacecom, जो cooperative research agreement उसने sign किया है with another Indian startup, they are making the AI tool for maritime domain awareness. This will create sir an ecosystem in India. और बस एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ ये सर कि रशिया से हमको एक टाइप के प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, बट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वी विल ओनली गेट विद द अमेरिकन्स. देखिए मैं आई लेट मी टेल यू, यू आर टॉकिंग दिस नाउ, राइट? I did this 5 years back. What you're saying, yes. I did this 5 years back. Because you've taken it up, let me talk. When we did the M777 deal, जो अल्ट्रालाइट हॉविट्जर हमने लिया था, जब हमने ये शुरू किया था ये प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी का टी नहीं था हमारे पास, ठीक है? और ये डील पहले बीच में कोलैप्स भी हो गया. वो उन दिनों में था जब आप डेव कमांड कर रहे थे, ठीक है? ये कोलैप्स हो गया. उसके बाद हमने इसको रिवाइव किया. रिवाइव करके हमने कंप्लीट किया. जब कंप्लीट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्टार्टेड. जो आप बोल रहे हो ना, आज के दिन
ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतना हो गया, एंड ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने मांगा टेक्नोलॉजी उनसे, वो खुद आके उन्होंने दिया हमें टेक्नोलॉजी, और उन्होंने बोला भाई ये बनाइए हमारे लिए। और आज के दिन there's one company in Lucknow which makes the spares globally for M777। हमारे पास सिर्फ 145 गन्स हैं, ठीक है ना। ग्लोबली देर आर 2000 गन्स, ग्लोबली 2000 गन्स के लिए स्पेयर्स लखनऊ से बन रहे हैं, और आज से नहीं बन रहे हैं, ये 2 साल से बन रहे हैं। उसके अलावा बीएई का मैक्सिमम ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो आज के दिन इंडिया से है मैक्सिमम। और यही मॉडल ये इसमें अपनाया गया था। ये जो आप जो बोल रहे हो ना, MQ9 रिपर हुआ या आपका आईसेट का ये है, ये बेस मॉडल जो है वो उससे लिया गया है। इसीलिए मैंने कल भी बात किया था, आज भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो सक्सेस होगा ही होगा, इसमें दो सर, आप दो क्योंकि राय आपने नहीं। इतनी सुंदर बात कही, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। एंड देयरफॉर सर, आप जो कह रहे हैं, इट इज नॉट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इट इज इट को इज प्रोडक्शन ऑफ इट टेक्नोलॉजीज इज ऑफ द म्यूचुअल फ्यूचर। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो रहा है आज के दिन यूएसए और इंडिया के बाद बीच में। And therefore, sir, my response to American skeptics is कि भाई, a technologically enabled Indian strategic military enterprise is in your self-interest. यस, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और These debates are या एंड इसीलिए, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, आज आप रियलाइज करेंगे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब ये डील हो रहा था, मैंने डील के बारे में नहीं बात किया, मैंने बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात किया, ये ग्लोबल पावर मैट्रिक्स के बारे में बात किया मैंने, और उसके बारे में 6 वीडियो मैंने जारी किया। और उसके साथ साथ मैं ये और भी शुरू कर रहा हूँ, इंडो यूएस डील को साकार कैसे करना है। कल ही मैंने जनरल दुआ से ये बात किया, आप जो आज बोल रहे हो, और एक परसों या एक अगले एक चीज मैं और बता दूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वन चाइनीज जनरल टोल्ड मी वंस कि आप देखो, आप डेमोक्रेसीज हो ना, आप डिबेट करते हो, आप बातचीत करते हो, आप कभी कुछ करोगे नहीं। This is and this is the message they send out to the world that नहीं नहीं democracy. ये सर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, democracy is preach, we deliver. This deal will send a message to people that democracies don't preach only, when required they deliver. डिलीवर, इसमें दो राय नहीं है। मेरे को तो डाउट ही नहीं, इसीलिए मैं अगला हफ्ता 2 और प्रोग्राम कर रहा हूँ सबके साथ। एक मैं कर रहा हूँ ब्रिगेडियर अरुण सहगल के साथ, जो गए हैं थे यूएसए में ये डील के बारे में बात करने के लिए, वो वापस आ गए। वो उनके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ कि अमेरिका का क्या दृष्टिकोण है इस डील के ऊपर। नंबर 2, जनरल राजीव नारायणन के साथ मैं बात करने वाला हूँ आईसेट और इनोवेशन ब्रिज, कैसे हम लीवरेज कर सकते हैं, क्या क्या नया बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको अपना सकते हैं। और ये आईसेट प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, डिफेंस इंडस्ट्री में भी कैसे आना है, ये हम कर रहे हैं। आपको मैं आई विल इंटीमेट यू अबाउट इट। और कृपया ये ग्लोबल मैट्रिक्स का आप देखिए। और जो आपने बोला है कि इंडिया इज यूनिकली पोजिशन्ड एज अ स्विंग स्टेट, मेरा मानना ये है कि हम आजकल स्विंग स्टेट से एक स्तर ऊपर चले गए। आई थिंक वी आर अ बैलेंसिंग स्टेट। अब हमारा ये वो स्तर आ गया है, जैसे आपने बिल्कुल बोला है कि हमें कुछ कोई हिला नहीं सकता। वी हैव कम इनटू अ स्टेज वेयर वी हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग। I'll use your phrase and make a statement. You spoke of या balance of. I think, sir, this deal or this visit tells you that both the countries have matured to communicate through these deals the changing balance of power. बाबा, Competitors should take note. या यही बात जो है मैंने 5-6 वीडियो में जारी किया है। मैं कृपया सब लोगों को यही बताऊंगा कि प्लीज हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दिस। और ये जो आउटसोर्सिंग के बारे में जो जनरल राज शुक्ला ने बताया, हमने इसके बारे में 2 महीने पहले आउटसोर्सिंग ऑफ वॉर का और वैगनर ग्रुप को पूरा हमने एनालाइज किया विद जनरल दुष्यंत। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट ऑल दीस। एंड इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सबको जो हमारे ये गनर शॉट को सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप सोचते हैं कि इंडिया क्या हाल क्या होने वाला है और कैसे उभर के शक्ति पावर
बन के आएगा। ये चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको क्लियर आइडिया होगा। आप अनाप शनाप चैनल्स में जाएंगे तो आपको यू गेट ओनली एंटरटेनमेंट एंड नथिंग मोर। एम आई राइट राज? Yes, I mean, it's not good to Yeah. pat on that. नहीं, but I believe हाँ, I कि agree with you, sir. We must बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए ताकि क्वालिटी लोग होना चाहिए। बिल्कुल। राइट, ओके। इससे पहले कि आई टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन, जैसे मैं हर बार जब एक क्वेश्चन ये आता है और ये कोई सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ, मैं एक जल्दीफाई करता हूँ, और ये जल्दीफाई आज है जल्दीफाई ऑन साइनो रशियन इक्वेशंस। और ये जल्दीफाई किस आधार पे है? ये उस आधार पे है जो चाइना का दृष्टिकोण है इस इक्वेशन के ऊपर। राइट, आई ये जो है उनके जो व्यूज है मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि ये जो शैंग्रीला डायलॉग हुआ है पिछले महीने, तो वहां जो चाइनीज डेलीगेशन में एक पीएलए का जनरल ने बोला कि चाइना वाज एंग्शियस एंड रिग्रेटफुल ओवर द यूक्रेन वॉर। उनमें संकोच था कि ये हो गया, और वो भी अचंभित थे कि ये ऐसे वॉर हो गया, और दे हैव टेकन टाइम टू ऑब्जॉर्व, और ये उनके ऊपर काफी असर पड़ा है। इसमें दो राय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और यूक्रेन वॉर का जो नतीजा निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा, वो चाइना के आक्रामक रवैया के ऊपर भी असर होगा, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी बात, ये भी रिपोर्ट वहां से निकला है कि चाइना रशिया ट्रेड लाइकली टू हैव प्लेटोड इवन एज लीडर्स हेल अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल रिलेशंस। कि उनका जो ट्रेड है उस स्तर तक पहुंच गया, ये इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जितना तेल रशिया चाइना को बेच सकता है वो बेच रहा है। जो भी सामान चाइना रशिया को बेच सकता है बेच रहा है। इससे ज्यादा आगे रशिया के पास भी it doesn't have the capability to buy from China, and China also doesn't have the capability to buy get more oil from Russia, right? So this ये जो चीज है, it will have an effect on Sino-Russian equations. दूसरी बात, ये भी ओपिनियन पीस आया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि वैगनर म्यूटनी शोज चाइना's नो लिमिट पार्टनरशिप विद चाइना रशिया इज अ रिस्की बेट। चाइना भी दूसरा इट्स हैविंग सेकंड थॉट्स ऑन दिस इक्वेशन कि उनको भी एक आउट चाहिए। चाइना हैज आल्सो स्टार्टेड हेडजिंग, पर चाइना का प्रॉब्लम ये है हेड्ज करने के लिए वो दूसरे देश नहीं है, राइट? किस तरीके से ये चाइना हेड्ज करेगा और इसका असर चाइना का मिलिटराइज्म के ऊपर या असर्टिवनेस या एग्रेसिवनेस के ऊपर कैसे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनका एक स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला और इनका एक थिंक टैंक ने बोला that China should reconsider Russia ties and make friends with more countries, right? इनको भी इंटरनली ये हीट हो रहा है कि रशिया के साथ ज्यादा संबंध बढ़ाना एक हद तक ठीक है, उसके आगे दे हैव टू लुक एट एल्सवेयर एंड हेड्स देयर बेट्स। तो चाइना के अंदर भी ये डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि कल के दिन चाइना का प्रॉब्लम ये है कहीं रशिया लुढ़क गया किसी वजह से तो वो अकेला पड़ जाएगा, और खास करके अकेला वो इसीलिए पड़ेगा क्योंकि इंडिया और यूएसए का गठबंधन वो फॉर्मल हो या ना हो, वो बढ़ रहा है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है कि चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी इज कॉन्फिडेंट इन इट्स मिलिट्री ग्रिप आफ्टर रशियाज वैगनर रिबेलियन। इसका मतलब कॉन्फिडेंट है, ये बोल रहे हैं, पर अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि रशिया का इंटरनल स्ट्रेंथ चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम्स है, और ऐसे अगर चाइना में एक प्रिगोजिन निकल गया तो उनके और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हमें याद रखना पड़ेगा कि चाइना स्पेंड्स मोर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और पिछले हफ्ते हमने क्रिस्टीना चेन जो ताइवान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया, उन्होंने रशिया का इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ किया है। तो रशिया हैज इट्स इश्यूज। तो ये बताना चाहता हूँ लास्ट में कि ये जो असर हो रहा है रशिया का में जो भी हुआ है, ये असर चाइना के ऊपर भी हो रहा है, एंड इट इज फोर्सिंग देम टू थिंक अगेन। आगे कैसे होगा देखेंगे।
अगर पुतिन स्टेबलाइज हो जाएगा जिस तरीके से जनरल राज शुक्ला ने बताया, और मैं भी सहमत हूं कि वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया, पर एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं है, और वो क्वेश्चन मार्क कैसे प्ले करता है हमें देखने वाली बात है। यू हैव एनीथिंग टू से राज, यू कैन से, अदरवाइज